नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे उस बिल की जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जब से कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 बिल लोकसभा से पास किए गए हैं, तब से विपक्षी दल और किसान कोहराम मचा रहे हैं। किसानों की सियासत में सरकार घिरती जा रही है। कृषि बिल के खिलाफ अब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। विपक्षी दलों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने में जुट गई है और ऐसे में सरकार किसी भी हाल में इस बिल को वापस लेने के मूड में कतई नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किसान सड़क पर उतर आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि विरोध के बावजूद मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर प्रहार करते हुए साफ कहा है कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। विपक्ष ये झूठ फैला रहा है कि बिल के खिलाफ विपक्ष किसानों के साथ सड़क पर उतरने की तैयारी में है। वहीं किसानों की नाराजगी झेल रही सहयोगी पार्टी अकाली दल के एकमात्र मंत्री हरसिमरत कौर ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि क्या हरसिमरत कौर ने मोदी की नीति के खिलाफ इस्तीफा दिया है या फिर किसानों के विरोध के चलते? क्या मजबूरी थी जिसके चलते हरसिमरत कौर ने कुर्सी छोड़ी है? किसान आखिर इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? जब सरकार एमएसपी जारी करने की बात भी कह रही है, तो आखिर किसानों को कौन गुमराह कर रहा है? क्या विपक्षी नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश भर में किसान के मुद्दे पर सियासी आग लगी हुई है। इस आग की तपिश में किसान जल रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियां रोटियां सेकने में लगी है। देश में करीब 68% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। वोट के लिए नेता किसान का सहारा लेते हैं, लेकिन हमेशा किसानों को बेसहारा कर देते हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए लोकसभा में 3 बिल पास कराए ताकि किसानों का कल्याण हो सके। सरकार इन बिलों को किसानों के हित में बता रही है, जबकि किसान नेता और कुछ पार्टियां इसे किसान विरोधी मान रही है। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। अब सरकार में शामिल अकाली दल भी किसान बिल पर सरकार के फैसले से अपने आप को अलग कर चुके हैं। सालों से मोदी सरकार के हर फैसले में साथ रही अकाली दल ने किसान के मुद्दे पर साथ छोड़ दिया है। किसानों के लिए कुर्सी कुर्बान कर हरसिमरत कौर ने 1.5 साल बाद पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण को साधने का दांव खेला है। किसानों के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान करने के पीछे किसानों के बीच अपनी खिसकती जमीन को मजबूत करने की कोशिश है। इसीलिए अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को किसानों के लिए कुर्सी कुर्बान करने की बात कहकर किसानों के साथ खड़े होने की बात की है। ये जो किसान बिल है, हमारी पार्टी के बगैर पूछे लाया गया। मैंने पार्लियामेंट में बोला, जब ये बिल ऑर्डिनेंस कैबिनेट में लाया गया था, उस समय भी मैंने हमारे मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट में बोला कि ये किसानों के लिए बिल ला रहे हो, किसानों से जरूर पूछो इसमें क्या क्या कमी है और जो किसान चाहते हैं वैसे किया जाए। लास्ट मिनट जब हमें मालूम चला कि ये कैबिनेट ये सेशन बुलाया गया है, तब भी हमने बेनती की कि इसको पोस्टपोन किया जाए या कोई पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के भेजा जाए। वो भी नहीं किया। आखिर हमने बता दिया उनको कि हम इसके बोल के ऐसे जैसे लेके आओ हम इसको अपोज करेंगे, और हमने किया और इमीडिएटली सरकार से इस्तीफा भी दे दिया। अकाली दल की तरफ से मोदी सरकार में हरसिमरत कौर बादल ही एकमात्र कैबिनेट मंत्री थी। पंजाब की ये पार्टी बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी दल रहा है। पंजाब में अकाली दल का राजनीतिक प्रभाव बीजेपी से ज्यादा है और यहाँ की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द सिमटती रहती है। यही वजह है कि कृषि विधेयकों के पास होते ही हरसिमरत ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। पता लगा कि ये इसकी ऑर्डिनेंस बनने लगी है, उससे पहले भी मैंने कैबिनेट में इसको रेज किया कि बहुत बड़ी ग्राउंड लेवल पे इसकी विरोधता है।
अक्रॉस पार्टी लाइंस विरोधता है और ये मूवमेंट बढ़ रही है। इस ऑर्डिनेंस को लाने से पहले उनसे बातचीत करके उनको भरोसे में लिया जाए। तो मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये बिल थोप के उनको बोला जाए कि आपके भले में है, उनकी सुनवाई तक नहीं की जाए, ये मेरी ज़मीर को मंजूर नहीं था कि मेरी पार्टी इसका विरोध करे। लेकिन मैं उस सरकार का हिस्सा बनूं जो एक किसान विरोधी बिल माना जाए, जिस करके मैंने अपने पद से इस्तीफा देके इस बिल के विरोध में मैंने अपनी वोट डाली। किसान के मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही थी। किसान और किसान संगठनों का सहयोग हासिल करने के मामले में अकाली दल को काफी पीछे छोड़ चुकी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ 28 अगस्त को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर खुद को किसानों का हमदर्द बताने की कवायद पहले ही वो कर चुकी है। एनडीए के सहयोगी होने के चलते कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल को किसान विरोधी और सत्ता की लालची पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यही वजह है कि इन दिनों पंजाब में मोदी सरकार के साथ साथ अकाली दल की भी आलोचना हो रही थी। इसलिए मजबूरी में अकाली दल को ये कदम उठाना पड़ा। अकाली दल की कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी, जो लोकल स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से पंजाब में कांग्रेस इस चीज को गलत प्रचार के द्वारा इन तीनों बिलों को अपोज करने का प्रयास कर रही है और उसके कारण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं समझ में थोड़ी सी डिफरेंस है। अदरवाइज जो ऑब्जेक्शंस हैं वो किसी तरह से उस बिल में उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि एमएसपी को सरकार हटाएगी, एपीएमसी जो एक्ट हैं उनको खत्म करेगी या किसी तरह से किसानों की जमीन को कॉरपोरेट हाउसेस को खरीदने के लिए इसमें कोई प्रावधान है। ऐसे कोई भी प्रावधान इस बिल में नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल का ही वक्त बचा है, इसीलिए किसानों के सुर में सुर मिलाना अकाली दल की मजबूरी थी। इसी मजबूरी का नतीजा है कि हरसिमरत कौर को कुर्सी की कुर्बानी देनी पड़ी। दरअसल अकाली दल की नजर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। ऐसे में अकाली दल के लिए उसके अपने वजूद का सवाल है। ऐसे में वो केंद्र सरकार में रहकर अपना राजनीतिक वजूद दांव पर नहीं लगाना चाहती। अकाली दल पिछली बार मोदी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के खिलाफ मुखर होकर खुद को पंजाब के किसानों का सच्चा हितैषी साबित करने की कोशिशों में जुट गई है। किसानों से जुड़े बिल के विरोध के चलते आने वाले चुनावों में किसानों का वोट बैंक सीधे कांग्रेस के खाते में जा सकता था। यही वजह है कि कांग्रेस हरसिमरत कौर के इस्तीफे को अकाली दल का नाटक बता रही है। आपने बिना वजह से ऐसा इशू क्रिएट कर दिया है जो मैं समझता हूँ देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी। ये मजबूरी बन गई सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी की। पिछले 2.5-3 महीने से पहले सबसे बड़े जो इनके प्रकाश सिंह बादल जी हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे पंजाब के, पहले तो उन्होंने कोशिश की लोगों को ये बात कहने की कि ये जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं ये बहुत सारा जिम्मेदारों को इसका एडवांटेज होगा। अकाली दल किसानों के लिए कुर्सी की कुर्बानी देकर पंजाब में सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। किसानों को खुश कर अकाली दल राज्य में अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि हरसिमरत कौर के इस्तीफे से बीजेपी अकाली दल के रिश्ते पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर अकाली दल किसानों के दिल में जगह बना पाएगी। क्या किसान अकाली दल पर विश्वास कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे किसानों के विषय के बारे में। दरअसल किसानों को लेकर जो जिस तरह के बिल पेश किए गए उनको पास कराया गया, उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सियासत लगातार गर्माती जा रही है, लेकिन सरकार किसी भी हाल में इस बिल को वापस लेने के मूड में कतई नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अगर देखा जाए तो किसान सड़क पर उतर आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, लामबंद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विरोध के बावजूद मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर प्रहार करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों को बहलाया जा रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें बरगलाने की कोशिश हो रही है। पीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि एमएसपी जारी रहेगी। विपक्ष ये झूठ फैला रहा है और किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच किसानों का क्या कुछ कहना है,
क्या प्रधानमंत्री के बयान के बाद वो क्या प्रदर्शन को वापस ले लेंगे या प्रदर्शन बंद कर देंगे? क्या अभी भी किसी बात पर विरोध है? और हरसिमरत कौर का जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, इसकी भी आज हम बातचीत करेंगे, इसके ऊपर भी कि आखिर उनका इस्तीफा देने के पीछे क्या वजह है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। दरअसल इस वक्त हमारे साथ वीके शर्मा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेता है। बहुत स्वागत है सर आपका। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द हमारे पास वीरपाल सिंह जी भी होंगे, किसान नेता हैं। और इस वक्त हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं अनुराग गुप्ता जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। बहुत आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत दरअसल यहाँ पर वीके शर्मा जी के साथ करेंगे, क्योंकि ये खास कार्यक्रम किसानों के ऊपर है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन शर्मा साहब सवाल इस बात को लेकर है, हमेशा से ही मोदी सरकार इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती आई है कि हम किसानों का भला करेंगे, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, अन्नदाता एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने सपनों की उड़ान भर पाएगा, अन्नदाता की जो आय है उसे दोगुनी कर देंगे। लेकिन सर क्या लग रहा है कि हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं, ये सरकार चल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार यानी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीयत रही है और उसकी दूरदर्शिता रही है, वो यही रही है कि किसानों के हित में काम करना है, देश के अन्नदाता के हित में काम करना है। और यही वजह रही कि उन्होंने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2022 तक जो है वो किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप जो ये अध्यादेश लाए गए हैं, ये उसी दिशा में एक और कदम है कि ताकि उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो किसानों को भ्रमित कर रहा है, उनको ये बरगला रहा है कि इससे उनकी जो है आय का साधन है जो वो छिन जाएगा, उसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों की भरमार हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को भरमाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि इन बिलों से साफ जाहिर है कि एमएसपी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ साथ जो एपीएमसी है उस पर उसको भी नहीं हटाया जा रहा है। तो ये कहाँ किसान विरोधी बिल है? ये तो केवल और केवल एक सोची समझी एक रणनीति के तहत और एक षड्यंत्र के तहत ये किसानों को भरमाया जा रहा है ताकि इसका विरोध हो। और इन लोगों का केवल काम है कि मोदी सरकार कोई भी काम करे उसका विरोध करना है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ विनोद आनंद जी भी जुड़ गए हैं, ये राष्ट्रीय किसान महासंघ के फाउंडर मेंबर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर है, अभी आप वीके शर्मा जी को सुन रहे होंगे, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है, जो किसान है उससे उनका फायदा होगा। लेकिन क्या वजह है कि अब किसान प्रदर्शन करने को मजबूर है, सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं? ये बिल रास क्यों नहीं आ रहा किसानों को? देखिए, मुख्य रूप से बात यहाँ ये है कि बिल इसलिए पसंद नहीं आ रहा कि इसमें क्लैरिटी नहीं है। आप एक तरफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह रहे हैं कि रहेगा, और दूसरी तरफ आप ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर किसी भी तरह की सफाई नहीं दे पा रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का स्तर क्या रहेगा। अगर कोई व्यापारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीदेगा तो उसके लिए क्या प्रावधान है, यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कह रही। दूसरी बात है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम ही माई बाप है। अब आपको पता है जिस इंडियन ब्यूरोक्रेसी में हम 150 साल से 200 साल से अंग्रेजों के समय में रह रहे हैं, अभी भी 1860 एक्ट के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, तो एसडीएम साहब कितने एम्पावर्ड हैं किसान की समस्या को सुनने के लिए, उनके कितने रिफॉर्म्स वहां पे हुए हैं। तो एसडीएम साहब क्या कर लेंगे किसानों का क्या फायदा कर लेंगे और डिस्प्यूट अगर होता है तो। और डिस्प्यूट इसलिए होगा क्योंकि बिल में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि क्वालिटी, ग्रेड और स्टैंडर्ड ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस जो है उसके आधार पे समझौता का मसौदा तैयार किया जाएगा। अब इस देश में जहां इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एक एक जिले में 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, आप कैसे उसका प्राइस तय कर देंगे? कौन सी कमेटी, कौन सा वैज्ञानिक ये बता देगा कि इस आलू का प्राइस इतना होगा, इसकी ग्रेड इतनी होगी, इसकी क्वालिटी इतनी होगी, गुणवत्ता ऐसी होगी? और फिर अगर बाढ़ और सुखाड़ आ जाए तो उस पर फिर और मुसीबतें हैं। तो सिर्फ मुसीबतों में घेरने वाला ये 2 बिल कल पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या ये है कि अगर एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड, आप यही बीज खरीदो, आप यही खाद खरीदो तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर समस्याओं में हम उलझते चले जाएंगे। क्या ये MRL लेवल होगा? हम इस कि जहां 58% जो एग्रो इनपुट है वो फेक है इस देश में,
ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी है। आप कहाँ हम हमारे किसानों को झोंक रहे हैं। ये समस्या मिला जुला के ऐसी व्यवस्था में जो आपने मसौदा का जो आपने ये स्टैंडर्ड तय किया है कि किसान और व्यापारी के बीच में जो समझौता होगा वो इस प्रकार से होगा, ये समस्या है। इसमें हमें सुधार चाहिए, हम इसलिए सड़क पे हैं। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अजय जी के पास में जाऊं उससे पहले एक सवाल का जवाब मैं शर्मा जी से ले लूं। शर्मा जी, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे विनोद जी, क्या वाकई आपको नहीं लगता कि किसान और व्यापारी के बीच जो समझौता होगा वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं किसानों पर बोझ डालने वाला हो सकता है, इससे किसान और दबेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को इन दोनों जो विधेयक हमारे अभी पास हुए उनके माध्यम से अपनी मर्जी से फसल को बेचने की आजादी मिल रही है। एमएसपी को बरकरार रखा जा रहा है और राज्य अधिनियम के अंतर्गत संचालित जो भी मंडियां हैं वो भी राज्य सरकार के अनुसार चलती रहेंगी। तो कहां इससे फर्क पड़ने वाला है बताइए? तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये किसान विरोधी बिल है? ये तो किसान के हित के लिए बनाया गया कि किसानों को मंडियों में जाकर जो जिन लाइसेंसी व्यापारियों के बीच में वो जकड़ा हुआ था वो अपनी उपज को बेचने के लिए अब आजाद होगा। तो ये भी तो है कि अगर मंडी में बेचने जाएंगे, खरीदारी करेंगे तो वहां पे शुल्क लगेगा, अगर बाहर बेचते हैं तो शुल्क नहीं लगेगा, उससे छूट मिल जाएगी। तो देखिए ये इससे क्या होगा, देखिए ये तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि एमएसपी में तो कोई इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, एमएसपी तो उतनी ही बरकरार रहेगी। लेकिन अभी किसान की आजादी का विषय है, किसान जहां चाहेगा, अन्नदाता जहां चाहेगा, जहां उसको लगेगा मुझे अब मेरी उत्तर प्रदेश का किसान सर चाहता है कि कोलकाता में जाके वो अपनी फसल को बेच दे, अगर वहां पे कंपनी उसे खरीदती है सर, वहां पर अगर उसको, सुन लीजिए सर, अगर वहां पर उसको पैसा ठीक से नहीं मिलता है या फिर कंपनी की तरफ से गड़बड़ी होती है तो इस अधिनियम में ये भी तो है कि वो जो किसान है वो कोलकाता में जाके ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, वो कोर्ट नहीं जा सकता है। इस अध्यादेश में ये भी जिक्र है कि उपज खरीदने वाला जो भी व्यापारी है वो 3 दिन के अंदर उसको पेमेंट करनी होगी, इसकी बाध्यता सर अगर वो नहीं रखी गई है। सर अगर पेमेंट नहीं होती है उसके बाद क्या ऑप्शन होगा इसमें बताइए आप? कोर्ट जा नहीं सकता किसान? नहीं, कोर्ट तो सभी के लिए खुला हुआ मैडम। ये अगर हम ये कहेंगे कि कोर्ट, हम एक आम आदमी की तौर पे सोचे तो कोर्ट तो सभी के लिए है। तो कोर्ट डिस्प्यूट तो अब भी हो सकता है, वर्तमान में भी हो सकता है डिस्प्यूट, तो उसके लिए भी किसान कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस अध्यादेश के माध्यम से किसानों इस अध्यादेश में कोर्ट नहीं जा सकता, मौजूदा प्रशासन के पास आप जा सकते हैं। प्रशासन के पास भी तब भी वहीं पे जाना होगा जहां पे आपने अपनी फसल को बेचा है, ठीक है? अगर वहां पे किसान सर जाता है, सर वहां पे किसान जाता है तो किसान क्या इतने लफड़े में, इतने पचड़े में पड़ना चाहेगा अपनी फसल को बेचने के लिए? ये आप मुझे बताइए, क्या एक पढ़ा लिखा इंसान अगर वो किसानी कर रहा है तब तो वो इतना सब झेल लेगा, लेकिन अगर कम पढ़ा लिखा किसान है वो क्या इतने पचड़े में पड़ना चाहेगा क्या? देखिए नेहा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कृषि क्षेत्र में जहां आधुनिकता टेक्नोलॉजी का इस अध्यादेश के माध्यम से लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता हमारा सशक्त भी तो उसका एक पार्ट आप क्यों नहीं देख रही हैं कि किसानों को इस लेवल तक सशक्त बनाने की प्रयास किया जा रहा है कि वो पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को बेच सके, किसी भी मंडी में किसी भी व्यापारी से वो बात कर सके। तो क्या हम उनको, किसान को उसी स्तर पर रखना चाहते हैं जहां वो आज है? ठीक है अजय जी, जब बीजेपी किसानों के अच्छे दिन लाने की कोशिश कर रही है तो कांग्रेस को कहां दिक्कत है? नेहा जी, शर्मा जी ने बात रखी किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसमें 2 चीज निकल के आई, शिक्षित और अशिक्षित। इन्होंने बोला कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, इसका मतलब किसान शिक्षित नहीं है। दूसरी इन्होंने बात रखी अपनी सुविधा के लिए कि कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं, किसानों के दरवाजे खुले हैं। दोनों बातें अलग कर दी, शिक्षित भी बोल दिया, शिक्षित भी बोल दिया। और जहां तक नेहा जी ये जो बिल है, अगर ये ठीक होता, क्या किसान जमीन पे उतरते? देश के रखवाले और हम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं अपनी पार्टी सहित बात करता हूं, जब भी हम भाषण देने आते हैं शुरुआत करते हैं देश के किसानों से, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हो चाहे आज दूसरे अन्य नेता हो, तो उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है। और इस कानून के अंतर्गत मैं बता दूं, जो बड़ी कंपनी है उनको फायदा होने वाला रेट वो डिसाइड करेंगी, और ये बिल्कुल बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में किसान चले जाएंगे
अभी भी नेहा जी, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, आज भी देश की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप्स सब्जियां फल बेच रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप, शायद आप भी वहीं से कभी लाती होंगी, कभी मैं भी ले आया हूंगा। तो कहीं ना कहीं वो किसानों का हनन होगा, तो ये निश्चित है। अगर हनन नहीं होता बताओ तो किसान क्यों आते सड़कों पर, सारा काम छोड़कर, इस समय खेती का समय है। सड़कों पे आए, यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी किसानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। पहले किसान सड़क पे आए, फिर कांग्रेस पार्टी विरोध करने लगी। नेहा जी, हम तो किसानों के साथ हैं और हम तो उनकी आवाज उठाएंगे। अभी तो किसानों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और इस आगे बढ़ाएंगे और सरकार से अपील करेंगे कि इस बिल को वापस लें। हम किसानों के साथ हैं, इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं। अरे 70 सालों से हमने किसानों का साथ दिया, किसानों की वजह से तो आज हिंदुस्तान का नाम है। आज किसानों की वजह से तो हमारी इज्जत है, आज हमारी इज्जत है। किसानों का साथ दिया, कांग्रेस शासनकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की, किस प्रकार से किसानों का शोषण किया गया है, ये हर कोई जानता है। आप क्या बात कर रही थी कि कांग्रेस तो हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है हमेशा। शर्मा जी, आप किसानों के नेता हैं और किसान आपको सुन रहे होंगे, किसान देख भी रहे होंगे, क्या किसान आपको क्षमा करेंगे? किसान क्षमा नहीं करेंगे आपको। सुनिए, आप किसानों के नेता हैं, भले भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपने अपने भाषण, अपनी बातों में देखिए, जो आपने व्यक्तित्व किया, मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की हमेशा रणनीति रही है कि फूट डालो और शासन करो। जिस प्रकार से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस ने जनता को भ्रम में फैलाया और देश में क्या हाल हुआ, और आज कृषि सुधारों पर जुड़े हुए बिलों को उस पर मोदी सरकार हो जाएगी। शर्मा जी उसमें सरकार लेके जाती है तो इनका केवल अजय अरोड़ा जी, ठीक है सर, देखिए किसानों से जुड़ा हुआ विषय है, आप किसानों के नेता हो, ठीक है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना शर्मा जी, एक सेकेंड, कांग्रेस तो भ्रमित कर रही है और तमाम राजनीतिक पार्टी भी भ्रमित कर रही है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र में दरअसल किसानों की। किसान सड़कों पर उतर आए हैं और अपने हक के लिए आवाज लगातार उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ अब किसान जो है उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ अनुराग गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। बहुत स्वागत है सर आपका। अनुराग गुप्ता जी, क्योंकि बात किसानों की हो रही है, लगातार आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सर, इन बिल में क्या खामी, क्या कमियां हैं जिसको लेकर जो स्वर है आप लोगों के बहुत मुखर हो गए? अनुराग जी। अनुराग जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इनके पास भी हम रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त सवाल इस बात को लेकर भी है कि वीके शर्मा जी, बात क्योंकि हम इस बात पे भी कर रहे थे कि इस बिल का विरोध किया जा रहा है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम और विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है। ठीक है, विपक्षी पार्टी होने के नाते आप कह रहे हैं कि विरोध कर रही हैं, हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, हर मुद्दे पर खिलाफत की जाती है, ठीक है, लेकिन जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दें तो उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई अपना साथ नहीं छोड़ा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ये अध्यादेश आए हैं, जो उससे ये केवल मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा से कहीं ना कहीं लगता है कि शिरोमणि अकाली दल भी स्थानीय राजनीति के दबाव में आ गई है, और इस राजनीतिक दलों का विरोध का कारण केवल यही है कि जो स्रोत का एक आधार है उस पर असर पड़ सकता है। तो जिस प्रकार से पंजाब में मंडी शुल्क जो है 4.5% है, और आड़तियों और कारोबारियों को यही डर लग रहा है कि मंडी में किसान नहीं आएगा तो उनके व्यापार पे असर पड़ेगा। तो इसी चीज का ये लोग, जो कांग्रेस पार्टी है पंजाब में, इसी चीज को कांग्रेस पार्टी को छोड़िए ना, अकाली दल की बात करिए ना। मुझे ये बताइए सर कि जो अकाली दल है वो ये कह रही है कि ये जो बिल है वो किसानों के विरोधी है, यानी कि किसान जिस बात को आप जिक्र कर रहे हैं कि किसानों के हितैषी ये बिल है या फिर उनके हक में है, ऐसा अकाली दल नहीं कह रही है।
क्यों नहीं समझा पा रहे अपनी पार्टी को या अपनी सहयोगी पार्टी? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि अकाली दल जो है वो राजनीति, जो स्थानीय राजनीति है उसका शिकार हो गई है और वो शायद वहीं तक उसी लेवल पे सोच रही है, जबकि केंद्र सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो पूरे देश के किसानों की बात सोच रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अकाली दल की अपनी सोच है, अपनी समझ है कि वो केवल पंजाब तक ही सीमित रहना चाह रही है और पंजाब के किसानों की बात ऐसा है क्या इस बिल में सर कि पंजाब के किसानों को घाटा होगा, बाकी देश के किसानों को फायदा होगा, ऐसा है क्या? या पंजाब के किसानों के लिए कुछ अलग से इसके अंदर रखा गया है? चाह रहा हूं कि अकाली दल को अपनी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, कि अकाली दल को यह सोचना पड़ेगा कि ये पूरे देश के किसानों के हित का लिए बिल है, ये खाली पंजाब के लिए नहीं है। लेकिन पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस झूठ फैला रही है, जिस प्रकार से किसानों के बीच में भ्रम जाल फैला रही है, तो उसका कहीं ना कहीं दबाव जो है वो, अगर आप ये कहते हैं कि राजनीतिक दबाव में अकाली दल है और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी कि राजनीतिक दबाव में है, किसानों को इससे फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनावों में अकाली दल को खतरा है, इसलिए इस्तीफा दे दिया गया। मैं प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दबाव की, मैं प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूं। शायद उनकी सोच यही है कि उनको लगता है कि ये किसानों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ बुरा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे देश का मामला, पूरे देश के किसानों की बात है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। किसान सड़कों का रुख कर चुके हैं और अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों ये आवाज उठाई जा रही है और क्यों सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, इस पे आज हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले वीके शर्मा जी कर रहे थे, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या वाकई किसानों को भ्रमित किया जा रहा है या फिर इन बिल में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? किसान, हेलो जी, आवाज मिल पा रही है सर आपकी? हाँ, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसमें हुआ क्या है, ये अभी तक जो है, हेलो सर सुन पा रहे हैं आप? अपनी बात रखिए। अच्छा, हमारे किसानों को जो उसका हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, हमारा किसान जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हमारे किसानों को कोई भी उसका ऐसे हमारे किसानों को खेतों से जो फसल होती है उसका बाजार जाते हो तो उसको कम रेट मिलता है और वहां जाके व्यापारी उसको ज्यादा रेटों में बेचते। जब भी हमारी फसल होता है, हेलो जी जी, हाँ, तो किसानों को वहां का रेट नहीं मिलता है, यानी कि हमारा किसान हमेशा ठगा ही जाता है। व्यापारियों के हाथे तो किसान का, उसके व्यापारियों के हाथों में और वहां भी। हेलो, और हमारा एक ही सरकार बिल में है कि सरकार से एक मेरा निवेदन है कि जो भी मेरा मूल्यांकन सरकार द्वारा जो भी है दिया गया है मूल्यांकन का क्या, तो उसका मिलना चाहिए, वो रेट मिलना चाहिए। और जो भी उस रेट से व्यापारी अगर कम खरीदते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी, ठीक है, व्यापारी सख्त न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप बात कर रहे हैं ना सर? न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप बात कर रहे हैं। समर्थन मूल्य, उस बात का जिक्र तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम और बीजेपी के नेता कर चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो रहेगा। कहीं भी एमएसपी को खत्म करने का प्रावधान नहीं है। किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। मंडी से बाहर जाके किसान जो है अपनी उपज को बेच सकता है। तो इसमें कहां से किसान को नुकसान होने जा रहा है? किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसान को आजादी मिलने जा रही है। इन लोगों को शायद किसान की आजादी, अन्नदाता की आजादी जो है हजम नहीं हो पा रही है अभी भी। किसानों का अगर मान लो आप ये कह रहे हैं कि किसानों को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये होना चाहिए कि हमारे किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया जा रहा अभी तक? ठीक है अजय जी, भाई हम किसान लोग सभी लोग मांग कर रहे हैं। आप चारों तरफ से ये बातें बता रहे हैं कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन हमारा एक ही आपसे है कि किसानों का किसान आयोग का गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया? आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एमएसपी और
एपीएमसी कहीं से कहीं तक नहीं हटाई जा रही है। ये अध्यादेश के अंदर एज इट इज आज भी लागू है। आप अध्यादेश को पढ़िए, पूरा डीपली उसको जानकारी लीजिए। ठीक है अजय जी क्या दिक्कत है, कहाँ खामी कहाँ कमी आप मानते हैं, मुझे ये बता दीजिए कि पॉइंट वाइज मुझे बताइए कि ये जो अध्यादेश पास हुए हैं इसमें आपका विरोध किन किन मुद्दों पर है, किन किन बिंदुओं पर है? दूसरा जो पूंजीपति हैं, देश के पूंजीपति हैं, कॉर्पोरेट जो ग्रुप है, उनके हाथ में हमारे किसानों का शोषण होगा, ये बिल्कुल तय। शर्मा जी भी जानते हैं। नहीं कैसे होगा सर, ये भी तो बताइए ना, ये कैसे होगा? शर्मा जी ने भी बात रखी कि हमारी योजना किसानों के हित में है, और जब आपने इनसे सवाल किया कि आप ही का एक दल छोड़ के चला गया, और ये बताओ नेहा जी, इनका दल छोड़ के चला गया और शर्मा जी ने बात रखी कि उनको लोकल पॉलिटिक्स जो आने वाला चुनाव है 1.5 साल में पंजाब का, उस लोकल पॉलिटिक्स के देखते हुए उन्होंने ऐसा किया। मेरा शर्मा जी, मेरा सवाल सुना आपने अजय जी, मेरा सवाल सुना आपने। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस किन बिंदुओं पर विरोध कर रही है सर, मुझे ये बताइए कि इस अध्यादेश में ये खामी है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी खामी, सबसे ये रेट, फसलों का रेट पूंजीपति तय करेंगे, और शुरू में हो सकता है वो ज्यादा भी कर दें, लेकिन भविष्य अंधकार में ये किसने कहा सर आपको? नेहा सुनो, अगर जहां तक एमएसपी की बात की और एपीएमसी की बात की शर्मा जी ने, अगर ये बात ठीक होती, जिसपे लागू होती, किसान सड़कों पे नहीं आते नेहा जी, आज डिबेट नहीं हो रही होती। और शर्मा जी को भली भांति मालूम है, और अकाली दल, सुनो, आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं कह रहा हूं कि हमें अपनों ने शर्मा जी आपके बीच में नहीं बोला, शर्मा जी आपके बीच में सुनने को माता रखिए। आप किसानों के नेता हैं, किसानों की बात कीजिए। साफ तौर पे नेहा जी इनको चुप कराएं। नेहा जी हमेशा लागू नेहा जी इनके बीच में नहीं बोला। सर ये अध्यादेश में लिखा है क्या शर्मा जी? शर्मा जी अध्यादेश में लिखा है क्या? जी बिल्कुल लिखा है ये। आप पढ़िए अध्यादेश को, आप पढ़िए आप इसमें। सर ये अध्यादेश में नहीं लिखा है। अब आप इस बात का जिक्र मत करिए कि अध्यादेश में लिखा है, ये अध्यादेश में नहीं लिखा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये आपके तमाम नेता कहते हैं, लेकिन सर कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? अगर देश का प्रधानमंत्री कोई कहता है, क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे? क्या प्रधानमंत्री अपनी बात से डिनाई करेंगे? क्या आपको विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री की बातों पे? प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि 2022 तक हम एक सेकंड सर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। ठीक है सर, किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं की दिशा में एक पहला कदम जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहा है। इनको ठीक है कि जो मोदी जी वादे किए वो कहीं पूरे ना हो जाए। ठीक है विनोद जी, ठीक है सर, ठीक है। देखिए इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और ये अन्नदाता के साथ जुड़ा हुआ है। जाहिर तौर पे उन्हें दिक्कत होगी तो 60% लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि 60% लोग जो है वो कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सर, विनोद जी एक सेकंड सर, मैं आऊंगी आपके पास। विनोद जी सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी शर्मा जी कर रहे थे, क्या ये अध्यादेश में है, और अगर है तो फिर सड़कों पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? 70 साल तो हो गए, इन तीनों राजनीतिक पार्टियां जितनी भी सत्ता में रही। नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करिए मेरे से सर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र क्या अध्यादेश में है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण सीएसीपी करती है, और सीएसीपी किस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है, सब इनसे आप परिचित है। स्वामीनाथन कमेटी तो बहुत बात की बात है, आप थोड़ा उससे पहले आ जाइए। अगर मैं आपको वस्तुतः बताऊं तो जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र की बात लीजिए, वहां कॉटन के इरिगेशन में 59 पैसा यानी कि 60 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई का खर्च आता है। अब ये तो एक अपने आप में विवादास्पद विषय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है। चलिए ये भी हम छोड़ दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर आप खरीदारी हमसे कर रहे हैं, परंतु इसके बाद जो समस्या प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वही रहेगा, उसमें रहेगा, तो क्या आपको विश्वास नहीं करना चाहिए? तो आप ये क्यों नहीं एक बार अध्यादेश तो छोड़ दीजिए, अब तो बिल आ गया है, आप इसको ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी रजिया, कोई भी मिडिल मैन
अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदारी करता है तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इस बात को कहने में आपको क्या आपत्ति है? इस पे एक आप ऑर्डर लिया, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई विवाद तो होना ही है, जिस प्रकार से आपने इसमें आप क्वालिटी ग्रेड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, विवाद होना है और विवाद होगा तो वो सिविल सूट नहीं आप फाइल कर सकते। विनोद जी, प्रोसीजर है, एसडीएम को तो इस पूरी व्यवस्था में जहाँ एसडीएम माई बाप है तो आप किसानों को फिर से उसी में उलझा के रख दे रहे हैं। विनोद जी, ये कैसा एक सर, अगर इतना ही किसानों का हितैषी होता सर तो अकाली दल, पहली बात तो अकाली दल की मात्र एक मंत्री जो कि कैबिनेट में थी वो इस्तीफा नहीं देती। सर समझिए, हमारा तो विरोध सारी राजनीतिक पार्टियों से, भारतीय जनता अकाली दल की नहीं है, देश में सिर्फ हरियाणा और पंजाब नहीं है, माध्यम उपलब्ध करा रही है, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? की रिपोर्ट है, क्यों हो रहा है? क्या किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलना चाहिए? शर्मा जी सुन लीजिए सर, शर्मा जी सुनिए, किसान सर अपनी बात कह रहे हैं, किसान अपने दुखों को बता रहा है कि क्यों उसको सड़क पे आना पड़ा। सर सुन लीजिए, कम से कम विपक्षी पार्टी की नहीं, उन लोगों की तो सुनिए जो सड़क पे आए हैं, क्यों वो सड़क पे आए हैं, क्यों ये ना बताइए सर। यहाँ तो हम अभी सुन लिया। नेहा जी जी शर्मा जी बात रखिए अपनी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसानों के पास फसल को बेचने का अगर सरकार जो है एक वैकल्पिक चैनल, एक माध्यम उपलब्ध करा रही है तो विपक्ष की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या किसान को अपनी फसल को लाभकारी कीमतों में बेचने का कोई हक नहीं है क्या? जिस प्रकार से मैं आपको बार बार एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिस प्रकार से नागरिक संशोधन बिल के प्रति भ्रम फैलाया गया पूरे देश में, इसी प्रकार से ये किसान अध्यादेश के बारे में ये विपक्षी पार्टियों खासतौर पर भ्रम फैला रही है। उनको और आपने देखा आज नागरिकता संशोधन कानून सबको समझ में आ चुका है और सब समझ चुके हैं और कांग्रेस की चाल को समझ चुके हैं, विपक्षियों की चाल को समझ चुके हैं। सर विपक्षियों की चाल को तो समझिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो आपको समझना चाहिए, लेकिन सर आप अपने सहयोगी पार्टी को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये जाहिर तौर पर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, इस बात का जिक्र भी होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसका भी विरोध लगातार हो रहा है। सवाल यही कि क्यों इसका विरोध हो रहा है और क्या वाकई लगता है कि इससे किसानों को घाटा होगा या फिर उनका नुकसान होगा? अनुराग गुप्ता जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो विरोध किसान कर रहे हैं, क्यों, इसके पीछे क्या वजह? आवाज मिल पा रही है अनुराग जी? सॉरी, हाँ नहीं सॉरी, हाँ सर सवाल मेरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो विरोध किसान कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है? कहाँ आपको लगता है कि आप लोगों के साथ सही नहीं होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है वो होती है तो? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही। ठीक है, ये सवाल मेरा विनोद जी से है। विनोद जी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसौदा तो जो इन्होंने बनाया था और सरकारों को जो इन्होंने जब दिया तो सिर्फ तमिलनाडु की सरकार छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई और कोई राजी नहीं थी। तो मुद्दा तो पूरा वही है कि जो ये सारा कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इश्यूज को उठा के और जो आप इसमें रख रहे हैं, जो 2 एक्ट आपने कल बनाए हैं, कल जो 2 बिल पास किया है, उसके आधार पे आप किस प्रकार से किसानों को खुश कर पाएंगे, किसानों को क्या दे पाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपने आप में एक विवादास्पद विषय रहा है और जहां अब 10,000 एफपीओ नए बनने हैं, पूर्व में आप 5,000 6,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पहले से हैं और हमारे यहाँ अलग अलग कमोडिटीज है अलग अलग जगहों पे। तो इसके आधार पे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं है, एक किसान कैसे अपना तालमेल बिठा पाएगा? ये मुद्दा ये है। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर भी है शर्मा जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे, ये भी किसानों का कहना है कि खेती भी उनकी, मेहनत भी उनकी, फिर भी किसान मजदूर बन के रह जाएगा। ये आरोप किसान लगा रहे हैं। देखो, पहले तो नेहा जी मैं बताना चाहूँ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह होता है जब सरकार खेत की बुवाई होती है तो सरकार उस फसल की जो रेट तय करती है और इसमें अगर किसानों की फसल की कीमत में कहीं गिरावट आती है तो बाजार में फसल के दाम अगर कम होते हैं तो सरकारी एजेंसियां उनको एमएसपी पर खरीद लेती हैं।
तो आपने शायद लोकसभा देखी होगी कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि एमएसपी को जो है वो खत्म नहीं किया जा रहा है, वो बरकरार रखी जा रही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां क्यों इस बात को उसको मुद्दा बना रही हैं? क्या केंद्रीय कृषि मंत्री की बात पे विश्वास नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास नहीं है? तो क्यों ये भ्रमजाल फैला रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकारी खरीद की जो व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहे, एक विकल्प दिया जा रहा है, एक किसानों को विकल्प मौजूद कराया जा रहा है कि ये बात सर हरसिमरत कौर क्यों नहीं समझ रहे, या फिर अकाली दल क्यों नहीं समझ रहा सर इस बात को? देखिए, मैंने कहा कि अकाली दल जो है वो एक स्थानीय तरीके से अपनी सोच को रख रहे हैं, वो पंजाब की तरीके से देख रहे हैं। वहाँ सुनिए वहाँ पर कांग्रेस ने जिस प्रकार का भ्रम जाल फैला रखा है, कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से भ्रम जाल फैला रखा है, शायद हो सकता है उनकी कोई मजबूरी नहीं हो। नहीं तो क्या कांग्रेस के दबाव में आकर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है क्या? ये माने हम। लेकिन आप ये नहीं कह सकते। नहीं देखिए, नहीं सर, ये बताइए ना, जो हरसिमरत कौर ने सर इस्तीफा दिया है, ये कांग्रेस के दबाव में आके दिया है क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि हरसिमरत कौर अगर ने इस्तीफा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी एनडीए के घटक हैं वो सब उस चीज को नकार रहे हैं। सब लोग लोग एक साथ हैं। आज भी मोदी जी के पीछे सब लोग खड़े हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो विचारधारा है उसके साथ खड़े हैं। शर्मा जी, सब चीजें ठीक है सर, लेकिन हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद ये भी कहा है कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी बिल है, लिहाजा मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती जो कि किसान विरोधी बिल लेके आए। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर किसान विरोधी बिल, आपके सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी बिल है, तो आप विपक्षी पार्टियों पर इसका ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं सर? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा कि कहीं ना कहीं अकाली दल स्थानीय राजनीति के दबाव में आ गया है। यानी कि स्थानीय राजनीति के दबाव का क्या हम मायने निकाले कि ये किसान विरोधी बिल है, इसलिए आने वाले चुनावों में सीटें हासिल करने के लिए ये किया गया है? किसान विरोधी है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अगर किसान विरोधी होता में तो वो इस्तीफा नहीं देती, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देती, कहीं ना कहीं ये डर है, इतनी अच्छी पोस्ट से वो इस्तीफा नहीं देती अगर ये किसान विरोधी ना होता। ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ये पंजाब के किसानों को बरगलाया। नहीं, हम भ्रम नहीं बना रहे। अजय जी तो गदक टूटते जा रहे हैं। अजय जी, आपने क्या किया सर किसानों के लिए? क्या कर रहे हैं आप किसानों के लिए? जब किसान सड़क पे आ गए तब आप कहते हैं राजनीतिक हित साधने के लिए कि हम भी जी विरोध कर रहे हैं इसका, और क्या कर लिया आपने किसानों के लिए विपक्षी पार्टी होने के नाते? नेहा जी, हमने पहले भी किया। क्या किया बीच में ना बोले, मेरे बीच में ना बोले। सुनिए, मैं तो ये इनकी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए। सर आप इधर उधर की बातें मत करिए ना, आप ये बताइए मुझे कि कांग्रेस पार्टी क्या करूं? क्यों ना करूं? नहीं, आप मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में किसानों के हम सड़कों पर उतरेंगे, हम समर्थन करेंगे, हम सरकार से ये बिल वापस करवाएंगे। हम विपक्ष में, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम किसानों के दल के साथ हैं। शर्मा जी को चुप कराइए, ये डिबेट तो पहली बार आए हैं। नेहा जी, इनके बीच में नहीं बोला, इनका नाम अजय अरोड़ा नहीं है, अजय अरोड़ा मेरा नाम है। शर्मा जी ने मुद्दे की बात नहीं करेंगे सर, अपना नाम आप बता देंगे, आपका नाम चल रहा है सर, सबको पता है कि आप अजय अरोड़ा हैं। मुद्दे की बात करिए सर। हम किसानों के साथ हैं। विपक्ष, बिल्कुल विपक्ष का जो अब दायित्व है पूरा निभाएंगे। सर क्या दायित्व है आपका सर? किसानों को खुद सड़कों पे उतरना पड़ा। देखिए, किसानों की हालत देखिए, किसान आत्महत्या करने पे मजबूरी हो रही है। आपका इतिहास बताता है किस प्रकार से कांग्रेस जो है किसानों के साथ रही है। आपका कार्यकाल बताता है किस प्रकार से किसानों के नेता का दोहन किया, आप किसानों के नेता नहीं हो लोगों ने। आप फर्जी नेता किसानों के, आपको ज्ञान ही नहीं है। अरे आपको तो अपनी पार्टी ने छोड़ दिया नेहा जी, हमें तो अपनों ने ही छोड़ दिया। 1 मिनट 30 सेकंड, हमें अपनों ने ही छोड़ दिया। विपक्ष में क्या दम था? हमारी पार्टी वहीं डूबी या किसानों में? नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, नहीं अगर कोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता है, क्या वो छोड़ना हो गया? एनडीए अभी आपने शर्मा जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, नहीं अकाली दल पार्ट है, आज भी पार्टी। एक सेकंड एक करके बोलिए, एक अलग हो गए। देखिए नहीं ऐसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, ज्ञान की जरूरत है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और उसके बाद ये कहना कि ये बिल जो है वो किसान विरोधी है, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रही हूँ,
तो क्या इसमें सरकार के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े होंगे सर? अगर नहीं खड़े होंगे तो आप अपने आप को पाक साफ बताते रहिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी कोई दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी किस तरह से किसानों को लेकर राजनीति की है और अभी तक करती आई है, ये भी सभी के सामने है। लेकिन सर, मौजूदा सरकार से किसान जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, मौजूदा सरकार से किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं और किसान ये सोच रहे हैं कि 2022 तक जो उनकी आय है वो दोगुनी होगी, वो इसी इंतजार में किसान है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।